जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो उसको देखते हुए मैंने कुछ सेशन स्टार्ट किया है जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, ये जो सेशन मैंने स्टार्ट किया वो प्रैक्टिस सेट का लेके आया हूँ, और ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट पिछले साल पूछे हुए, यानी पिछले जितने भी ग्रुप डी का एग्जाम हुए थे, चाहे वो 22 में हुआ था चाहे वो 18 में हुआ था, वो सारे के सारे सेट लेके आया हूँ। ऐसे 40 सेट होंगे। ऐसे कितने सेट होंगे? 40 सेट होंगे। ये प्रैक्टिस सेट 06 है ना, छठा सेट है। इससे पहले मैं 5 सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। देखिए बेटा, मैं ये पूरी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये 40 सेट कर जाते हैं तो यकीन मानिए आप ग्रुप डी में अपना एक पूरा नंबर कर पाओगे मैथ की साइड से। जो 5 पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया, मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया, यहाँ से क्लिक करके या फिर इसी वीडियो के लास्ट में वो सारे के सारे पार्ट आ जाएंगे, वहां क्लिक करके जरूर देखिएगा। राइट सर, भले ही आप 2 गुना स्पीड पे देखना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो नॉर्मल स्पीड पे देखो, 2 गुना स्पीड पे 1.5 गुना स्पीड पे देखना, ठीक है, क्योंकि समय कम है। 27, 28, 29, 30 नवंबर वाले बच्चे जरूर देख के जाइएगा, हालांकि और भी देख सकते हैं। राइट सर, चलिए सर स्टार्ट करें। अच्छा, इसका जो टाइम टेबल रहेगा सर, डेली आपको 3 मिलेंगे, 4 की जगह 3 ही मिल पा रहे हैं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो वह नहीं हो पा रहा है क्योंकि लाइट का इशू है। पहला प्रैक्टिस सेट दोपहर के 2 PM पर, और तीसरा प्रैक्टिस सेट 4 PM पर, और तीसरा प्रैक्टिस सेट 7 PM पर। अभी क्या है, अभी 2 ही प्रैक्टिस सेट मिल पा रहे हैं, पता नहीं रिकॉर्डेड नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ काम पड़ जा रहा है। ठीक है, इसके क्लास नोट्स की जो PDF है, क्लास नोट्स की जो PDF है वो आपको मिलेगी। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैथ वाई राज रावल सर। जो मैंने 5 प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनके क्लास नोट्स की PDF, यानी कि जो हैंड राइटिंग नोट्स कराऊंगा वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, उन्हें भी जाके पढ़ सकते हैं। चलिए सर, देखिए मैं बार बार कह रहा था, एक ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, अंतःकोण, अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल, या फिर बाह्य कोण, बाह्य कोण, ये कैसे निकालते हैं? देखिए, हालांकि 3-4 प्रश्न मैं करा चुका हूं। देखिए, अंतःकोण निकालने के लिए क्या आप क्या करेंगे, n-2 इंटू 180, ये अंतःकोणों का योग होता है, लेकिन ऐसे n से डिवाइड करना है, इसे n से डिवाइड करना है, अंतःकोण निकल के आ जाएगा। या फिर बाह्य कोण को देखिए, बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, जैसे मान के चलिए ये वाला इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, 360 को आप n से डिवाइड कर देना, 360 को, यानी कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360, लेकिन अगर n से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक एंगल का एक्सटीरियर एंगल प्रत्येक निकल के आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रत्येक निकल के आ जाएगा। तो या तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगा दो या फिर इस वाले फॉर्मूले को लगा दो, दोनों तरीके से आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पहले वाले भी क्वेश्चन मैंने इससे कराया था, आज मैं इससे कराऊंगा। जैसे कोई सम बहुभुज है, प्रत्येक अंतःकोणों का मान, यानी कि अंतःकोण ये वाला एंगल 120 है, तो मैंने ये बताया था इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है, 180 होता है। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब ये वाला एंगल कितना है, 120 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये पूछ रहा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुभुज के अंतःकोण नहीं, भुजाएं, ये भुजाएं होती है प्रत्येक चीज, ये भुजा होती है, भुजाएं, और ये भी भुजाएं। ठीक है, तो देखिए एक्सटीरियर एंगल ये आ गया, जबकि भुजाएं एन कैसे निकालोगे, भुजाएं कैसे निकालोगे, एक मिनट, एक मिनट, वो भुजाएं नहीं है, वो सही लिखा है मैंने ना, सॉरी, मैं ये जो समझाना चाह रहा था, यहाँ पर एन भुजाएं दे रखी होंगी और आपसे एंगल पूछेगा, एन भुजाएं दे रखी होंगी और आपसे एंगल पूछेगा, एक्सटीरियर एंगल, अंतःकोण और बाह्य कोण। जैसे मान के चलिए एन बराबर 2 दे रखा होगा, 4 दे रखा होगा, 5 दे रखा होगा, 8 दे रखा होगा, इसी तरीके से यहाँ पे ये हो गया। लेकिन ये तो सर कोण निकालने के लिए, अब ये क्या भुजाओं की संख्या कैसे निकालोगे, तो देखिए थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर 360 बट्टे एन है,
360/n है। तो अगर आप n को इधर ले आओगे, तो क्या जाएगा, 360 को अब किससे डिवाइड करोगे, जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर थीटा, एक्सटीरियर एंगल है, क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से आपको n निकालना है, कितनी भुजाएं, तो 360 को आप एक्सटीरियर एंगल यानी 60 से डिवाइड करोगे तो कितनी भुजा आ जाएंगी, 36, क्या भुजा आ जाएंगी, 6 भुजा, कितनी भुजा आ जाएंगी, 6 भुजा। तो करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर 9 इज द करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए अगर साइड दे रखी है तो कोण ऐसे निकालोगे, इससे निकालोगे। अगर एंगल दे रखा है तो फिर ये वाला केस लगाना है, एक्सटीरियर एंगल। ये आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, फिर एन को इस 360 में अगर इस एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगा, आपकी भुजा निकल के आ जाएंगे। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। यदि एक किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है और उसे 576 रुपये में बेचता है, और बी उसी वस्तु को 1254 रुपये में खरीदता है और उसे 1672 रुपये में बेचता है, ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी 4-5 दिन पहले मैंने ये सवाल कराया था, ठीक है, 4-5 दिन पहले मैंने ये सवाल कराया था। कितने लोग हैं, एक ए है और एक कौन है, एक बी है। लेकिन एक किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है, अगर इसकी सीपी की बात करोगे तो कितना है, 384, और जब इसे बेचने की बात आती है यानी एसपी की बात करो कितना है, 576। इसी तरीके से बी की बात करो तो सीपी कितने में खरीदा, 1254 में, और अगर इसे बेचने की बात आती है तो बेच कितने में, 1672 में, कितने में, 1672 में बेच रहा। तो ये कह रहा है ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये दो सवाल बन गए एक तरीके से, एक सवाल ये हो गया और एक सवाल ये हो गया। तो दोनों सवालों को ऐड करके आपको दो सवाल बना दिया। तो एक बात बताइए, 384 में खरीदी और 576 में बेच रहा है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कितने का आ जाएगा। अगर इस 576 में से अगर 384 घटा दोगे, इसमें से घटाए कितना देगा, 2, और 17 में से 8, 9 और 1 कितना, 100, कितना आया, 192 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंटेज ये कहता है कि सर प्रॉफिट अपॉन में सीपी, सीपी बोले तो 384 इंटू 100। तो एक फॉर्मूला होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर निकलता है। राइट सर। चलिए अब थोड़ा सा काटे इसे, अगर इससे काटोगे तो ये इसका दूना है और इससे काटोगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 50% का यहाँ पर लाभ आ गया। यहाँ पर जो लाभ आ गया वो कितने का आ गया, 50% का। इसी तरीके से यहाँ पर जो लाभ निकलेगा, सर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट बता दो आप। तो देखिए इसमें से ये घटा दोगे, 12 में से 4 जाएगा 8 देगा, 6 में से 1 और 4 में सॉरी 5 में से 318 का क्या जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंटेज कहता है 318 प्रॉफिट अपॉन में सीपी 1254 इंटू 100। चलिए दोस्तों काटिए, अगर आप काटोगे तो इससे ये वैल्यू कितनी है, 18 चौक 18 54, 418 है क्या, एक मिनट, 12 8 और ये 1, ठीक है, ये 418 आएगा, कितना आएगा, 418। राइट, जब इससे इसे काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो आ जाएगा यहाँ पे 100/3% आ जाएगा, 100/3% आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात बता दो, किसका, इन दोनों का अनुपात। तो ये 50% है और ये अनुपात की बात करेंगे तो 100/3%। तो ये 3 उठ के मेरा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 उठ के इधर मेरा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बस काट पीट करना है, कीजिए सर। चलिए दोस्तों इससे 50 से काटो कितनी बार, 2 बार, तो कितना जाएगा, 3:2 आ जाएगा, कितना जाएगा, 3:2। या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर 3/2, ये भी एक अनुपात होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 4 चुना लेगा। एक छोटे छोटे सवाल है, इसमें 2 सवाल ऐड कर दिए गए, बहुत अच्छे सवाल कह सकते हैं इनको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए सर। इस सवाल को देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आएगा ही आएगा।
लेकिन अभी तक सवाल कराए थे उन्हें बड़े बड़े, और ये सवाल है छोटा सा, पढ़ लिए। चलिए सर, सरल कीजिए साइन ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए। एक नहीं है, 1 प्लस ए, केवल साइन ए है, एक नहीं है, साइन ए है केवल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, साइन ए है केवल। ऑप्शन पे देखो तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, अगर ये ऑप्शन नंबर में दे रखे होते तो वैल्यू पुटिंग से आसान हो जाए, लेकिन नंबर मैंने दे रखे हैं। चलिए, साइन ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए। राइट सर। देखिए दोस्तों, हालांकि मैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में करा चुका हूँ आदित्य रंजन सर की, अगर आदित्य रंजन सर की अगर ट्रिग्नोमेट्री जाके पढ़ोगे रेलवे बुक का, कौन सी, रेलवे बुक, तो यकीन मानिए आपको मोहब्बत हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। आपको ये पता है कि अगर नीचे एलसीएम लोगे तो ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में साइन ए और ये 1 प्लस कोस ए मल्टीप्लाई में इसका एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए 1 प्लस कोस ए से 1 प्लस कोस ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन ए। तो साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस कोस और 1 प्लस कोस, तो 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। राइट सर। चलिए सर, देखिए तो मैंने ये एलसीएम ले लिया था, ये वैल्यू आ गई। अब इसको और खोल दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए मेरा चल रहा है प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए प्लस के 2ab यानी ए इंटू कोस ए क्या जाएगा, अपॉन में साइन ए और 1 प्लस कोस ए, ये मेरा ऐसे चल रहा है। एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, आपको शायद याद होगी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये एक होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। राइट सर, आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, तो ये क्या, एक, और एक ही ऑलरेडी है तो 2 प्लस के ये 2 कोस ए। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस के कोस ए, जबकि नीचे क्या चल रहा है, साइन ए 1 प्लस के कोस ए, ये मेरा नीचे मेरा चल रहा है। चलिए दोस्तों, कुछ चीजें आपको नजर आ रही होंगी कटती हुई, एक सी सूरत वाली, 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 2 अपॉन में साइन ए। ठीक है, क्या बचेगा, 2 अपॉन में साइन ए, जबकि 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, तो 2 कोसेक ए, कोसेक ए यानी अपोजिट हो जाता है। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, तो 2 कोसेक ए, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी फॉर चौड़े का करेक्ट आंसर। राइट सर, इसका जो करेक्ट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगर देखिए मैं बार बार कह रहा हूं सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, हो सकता है अच्छा दे रखा हो सकता है नॉर्मल दे रखा हो, तो मैं बार बार बता के चल रहा हूँ, पहले अगर बार आता है तो बार सॉल्व करेंगे, फिर अगर ऑफ आता है हिंदी बोले तो का, ठीक है, फिर आपका कोष्टक, और कोष्टक के अंदर छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, इस तरीके से। लेकिन इस कोष्टक को सॉल्व करते हुए आपको एक विशेष बात का याद रखना है कि सबसे पहले कोष्टक के अंदर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, ये सारी चीजें मुझे लगता है आती होंगी। देखिए छोटे भैया, फिर उसके बाद बड़े भैया, फिर उसके बाद बड़े भैया, या छोटे भैया पहले करेंगे फिर बड़े भैया डिफिकल्ट होंगे तब बड़े, इस तरीके। अगर आप इस प्रश्न को देख रहे होंगे तो देखिए ये बहुत आसान प्रश्न है, मैंने क्या बताया था कोष्टक वाला, अब कोष्टक में केवल प्लस और माइनस है, इसका मतलब क्या है कि पहले जोड़ेंगे 8 7 15, और 15 में से 3 जाए कितना बचेगा, 12, तो आ जाएगा 12 डिवाइड के 3 इंटू 12, ये आ जाएगा, ये बचेगा केवल केवल। लेकिन अब इनमें क्या करोगे, पहले करना है डिवाइड, तो डिवाइड करोगे आप, पहले अगर डिवाइड करोगे तो 3 से काटे 3 चौक 12, यानी कितनी बात 4, तो 4 इंटू 12 तो कितना जाएगा 48, 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर ए।
करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म हो गई, छोटा सा सवाल है, बाईजा सवाल कह सकते हैं इसको। चलिए देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि मॉड, मीडियन और मीन वाला बार बार सवाल आ रहा है, हालांकि बहुत डिटेल में बता चुका, तो मैं ये भी बता चुका हूं कि पक्का सवाल आएगा ही आएगा इस पे, इसलिए जाके जरूर देखिएगा पिछले पार्टों में, हर सेट में ये सवाल मिल रहा है। पढ़िए, आंकड़ों 9, 3, 5, 4, 4, 5 और बाई का माध्य बाई है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक, बहुलक का मतलब क्या है कि कोई कोई नंबर आपकी जिंदगी में बार बार रिपीट हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा। अगर किसी को बहु मिल गई तो उसका क्या है, एक लक, एक नंबर ऑफ क्वांटिटी में लक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये दे रखा है, अब अगर ये बाई ना दे रखा होता, बाई की जगह कोई वैल्यू होती तो मैं अभी निकाल देता, जो कि सबसे पहले सेट में, लेकिन इससे पहले ये कह रहा है कि ये बता दो, पहले माध्य दे रखा है। बहुलक, माध्य क्या होता है, माध्य एक तरीके से एवरेज होता है, यानी मीडियन, मीडियन यानी कि मीडियन तो माध्य का होती है, मीन होता है माध्य, माध्य ये क्या होती है, मीन होता है, ठीक है। तो माध्य क्या होता है, एक तरीके से एवरेज होता है, क्या होता है, एवरेज, यानी कि सभी को जोड़ दो और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। चलिए 9 + 3 + 5 + 4 + 4 + 5 + 22 अपॉन में कितने नंबर है, ऐसे कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो तो माध्य है, बट्टे में 7, और ये किसके बराबर हो जाएगा, बाई के बराबर, क्यों कि बाई ये मेरा माध्य है, बाई ये मेरा क्या है, माध्य है। चलिए दोस्तों देखिए, अब आप ऐड कीजिए, देखिए 5 और 5 10, और अगर इसे एक दे दोगे तो 20 और 2 22, 22 और 8 30, 30/7। माध्य ये, चलिए दोस्तों कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अच्छा एक मिनट, गड़बड़ दिख रही है ना, अगर आप ऐड करोगे तो 5 और 5 10 और 18, 18 3 21 30, प्लस के 22 तो छोड़ ही दिया, प्लस के 22 अपॉन में 7 बराबर में क्या है, 22, मैं कंफ्यूज हो गया, 30 प्लस के 22 मेरा एजिट रहेगा, ये उधर चलेगा 7/22, तो 30 बराबर ये उधर जाएगा तो 7/22 माइनस के 22, तो 30 बराबर कितना देगा, 6/22, और 6 से काटिए तो 22 का मान कितना आ जाएगा, 5, तो सर 22 का मान कितना आ जाएगा, 22 का मान आ गया सर 5, राइट सर। अब इसमें से ये वैल्यू दे रखी है 9, 3, 5, 4, 4 और ये 5, और 22 का मान भी 5 दे रखा है। अब बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं सर, बहुलक ये वैल्यू होती है, बहुलक होता है सर, बहुलक होता है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो, अगर आप फोकस करोगे तो 5 सबसे ज्यादा रिपीट है, कितनी बार है, 3 बार, 4 केवल 2 बार है, मैक्सिमम रिपीट हो तो 5 इसका बहुलक होगा, 5 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। ठीक है दोस्तों, बढ़िया सवाल है, मजा आ गया। अभी तक माध्य, अगर ये छठा सेट है तो कम से कम 6-7 सवाल में मम्मी माध्य का करा, ठीक है। चलिए देखिए, मैं बार बार आपसे चीख चीख के ये कह रहा हूँ कि सर जी एज का सवाल आएगा ही आएगा, और अभी तक एज का, अगर मैंने आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक है, इसमें मैंने एज के 7 चैप्टर कराए हैं, और सबसे ज्यादा प्यार मुझे इसी में मिला, यानी 20 प्ले लिस्ट पे 20 के व्यू मिले। ये 7 चैप्टर ऐसे हैं, अगर आप इन्हें कर जाते हो तो एज में जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, चाहे वो एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम, जाके जरूर देखे, मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों फोकस करेंगे। 10 वर्ष पहले एक माँ और उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो देखिए यानी कि मदर है और कौन है, पुत्र यानी सन है, यानी कि मदर है और कौन है, सन है। यहां से 10 साल पहले, 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले एक माँ की है, उसके
पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो ये अगर ये 1 है तो 1 नहीं है, 3 गुनी है, यानी 3 है। 5 वर्ष पहले, यानी कि ये भी पहले की बात कर रहा है, ये भी पहले की बात कर रहा है, तो ये थोड़ा सा एक स्पेशल केस बन जाता है कि सर जी यहाँ से 5 साल पहले, यहाँ से 5 साल पहले, यहाँ से 5 साल पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी मदर की आयु सन की आयु का 5/2 गुनी है। तो सन को मैं इधर ले आऊंगा, तो सन मेरा कहना है 2, मदर कितनी है 5, तो सन 2 हो जाएगा और मदर कितनी हो जाएगी 5, ये रेशियो आ जाएगा। अब मोस्टली होता था कि इनके बीच में गैप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। एक बात बताओ कि ये 10 साल पहले ये वाला और ये 5 साल पहले, तो यहाँ इनके बीच में जो गैप रहेगा वो 5 साल का रहेगा इन दोनों रेशियो के बीच में, क्योंकि दोनों को जोड़ दो तो टोटल 10, दोनों को जोड़ दोगे टोटल 10 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको केवल केवल इस पर फोकस करना है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितने का जाएगा 2 का, और यहाँ डिफरेंस देखो कितने का 1 का, यानी कि डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, तभी तो इसके बराबर रखोगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कुछ तो करना पड़ेगा डिफरेंस इक्वल करने के लिए। और सर डिफरेंस इक्वल कैसे करोगे, देखिए डिफरेंस इक्वल करने के लिए आपको एक काम करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 2 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 3 का। इस 3 का तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करना है सभी में, और इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करना 2 का, 2 का। दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है, जल्दी से बताइए ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए थोड़ा सा लग लेता हूँ, तो यहाँ करोगे तो कितना जाएगा 3 त्रिका 9 आ जाएगा ये, और ये करोगे तो 3 आ जाएगा। तो मैं ये नीचे लिख लेता हूँ, ये 9 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इसका करोगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, जबकि इनका जो एज का है ये 5 साल का है। अगर यहाँ डिफरेंस करोगे तो कितने का 1 का, और यहाँ भी डिफरेंस करोगे ना 1 का, इसका मतलब 1 साल का जो डिफरेंस है वो 5 के बराबर है, किसके 5, तो करो 5 गुना, जब ये 5 है तो ये 5 गुना, अब जब ये 5 गुना तो सर जी ये भी 5 गुना, कितना जाएगा 50, जब ये 5 गुना तो ये भी 5 गुना है, कितना जाएगा 20। लेकिन ये कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, उसकी माता की। एक बात बता दो, ये जो 50 है यहाँ पर तो ये 5 साल पहले है, अरे ये बताओ ये 5 साल पहले है। एक बात बताओ कि आज से 5 साल पहले 50 का था, तो आज 5 साल बाद कितना होगा, 5 इसमें जुड़ जाएगा, तो अगर इसमें 5 और जोड़ दोगे तो उसकी माता जी कितने की हो जाएंगे 55 साल की हो जाएंगे। क्यों कि यहाँ से यहाँ पे ये 55 है, यहाँ पर ये वाला, इसमें 5 जोड़ो तो कितनी हो जाएगी 55। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया सवाल कह सकते हैं, मजा आ गया इस सवाल को लगा के। और देखिए एज के कम से कम 7-8 सवाल मैं करा चुका हूँ अब तक, ठीक है। चलिए देखिए इस सवाल को पढ़िए, 3 संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार सहभाज्य, को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले आपका ये दिमाग में आना चाहिए सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका एचसीएफ 1 होता है, एचसीएफ 1 होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने कह दिया 3 और 4, इनका एचसीएफ क्या है, इनका एचसीएफ 1 है, या 3 या 4, सहभाज्य संख्या, तो ये नहीं मतलब एक मिनट, जैसे मैंने कह दिया 2 और 3, क्योंकि ये भाज्य संख्या है, ये क्या है, ये मेरी भाज्य संख्या है, इनका एचसीएफ कितना होगा, इनका एचसीएफ 1 होगा, इनका जो एचसीएफ है वो क्या होगा 1 होगा। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के को प्राइम नंबर होंगे, एक दूसरे के को प्राइम नंबर होंगे। चलिए सहभाज्य कि उनमें से पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 357 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 609 है, 3 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब ये पता नहीं कि 3 अभाज्य संख्या ऐसी कौन सी है जिनका क्या है कोई पता नहीं। मैं अपनी साइड से ये कह दूं सर कि अपनी साइड से मान के चलिए ये ए है और एक बी है और एक सी है। अगर ये तीनों संख्या अलग अलग है इसका मतलब इसके एचसीएफ क्या हुआ 1 होगा, तो ये सहभाज्य होंगे एक दूसरे, ठीक है। उनमें से पहली 2 संख्या गुणनफल यानी ए और बी, ए इंटू बी, ये कितना दे रखा है 357। अंतिम 2 का गुणनफल, तो एक काम करना अंतिम 2 का गुणनफल यानी बी और सी, बी इंटू सी, कितना दे रखा है 609 दे रखा है, कितना दे रखा है 609 दे रखा है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन
राइट सर, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब सर कैसे निकालोगे? आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये बी मेरी दोनों जगह कॉमन है, इसका मतलब इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं ए इंटू बी, तो जब इधर डिवाइड होगा तो इधर भी 357 से डिवाइड होगा। क्यों? कि देखिए बी से मेरा बी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। या फिर आप ऐसे ना करके, आप ऐसे ना करके ऐसे ही डिवाइड कर दो, तो एक स्टेप खींच के ये दो का गुणनफल ये है, अंतिम दो का गुणनफल बी इंटू सी का गुणनफल, तो ये बट्टे में, तो ये भी बट्टे में कितना? 609। ज्यादा लंबा खींच के क्यों ले जा रहे हो, इतना ही कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी अगर तुलना वाले सवाल आते हैं तो इन सवालों को ऐसे ही करना है, कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों में कॉमन होगी। तो एक काम कीजिए, ये बी से ये बी कट गया, अगर आप काटोगे तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 9 जीरो 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये 119 बट्टे 203 आ जाएगा, 119 बट्टे ये आ जाएगा ये। जबकि ये आप मान आ जाएगा ए अपॉन में सी का, ये किसके बराबर है? 119 बट्टे 203 ही है। राइट सर, और कुछ बट 17 सत्ते 119, 7 दूनी 14, अच्छा 7 से और कट जाएगा ना, आटो पर कट रहा है तो 7 से काटेंगे तो 17 बार, और 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 और 7 निम 63, 17 19 17 29 आ जाएगा, 17 बट्टे 29, 17 बट्टे 29। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ए अपॉन में सी ये आ जाएगा 17 बट्टे 29। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ से मैंने एक चीज नोट की सर, यहाँ से मैंने एक चीज नोट की। आप एक बात बताइए, मेरे को वैल्यू क्या है? ए बी सी ये तीनों मानिए, इसमें से ए कितना है? 17 है, और सी कितना है? 29 है। सी कितना है? 29 है। तो बी क्या होगा भाई? सहभाज्य का मतलब क्या है? कोई भी इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। अगर ये 17 है तो 17 के बाद 19 आएगा, या 19 के बाद क्या आएगा? 23 आएगा, ये आ सकता है। 23 आएगा या फिर 19 आएगा? 17 के बाद क्या आएगा? 17 के बाद 23 आएगा या 19 आएगा? अगर इस पर फोकस करोगे तो कितने का डिफरेंस है? 7 2 का, और यहाँ डिफरेंस करोगे कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो ये थोड़ा सा अगर इनका एचसीएफ निकालोगे तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। सहभाज्य का मतलब क्या है? इनके बीच में अंतर भी इक्वल सा होना चाहिए। तो यहाँ मैं अगर 1 मिनट के लिए क्या मानूँ? 23 मानूँ। अगर आप 23 मानोगे तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 7 और 6 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है? 6 का। इसका मतलब इनका जब एचसीएफ निकालोगे तो एक ही आएगा, यानी कि ये डिफरेंस भी इक्वल होना जरूरी है। इसका मतलब 19 की जगह क्या होगा? 23 होगा। तो ये तीनों संख्या निकल के आ गई कि नहीं आ गई, ये बता। तीनों संख्या निकल के आ गई कि नहीं आ गई? अब एक कह तीनों संख्याओं का सम बता दो। अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो 30 और 10 30, 40 40 और 60 69। वो क्या 19 लिया है? 19 लोगे तो फिर कम आना चाहिए। 7 से काटे तो 70 70 119, 7 से काटे 7 दूनी 14, 7 दिन 63 सही है, 17 29। अब यहाँ जगह 23, अगर इसमें 7 दे दूंगा 30 40 60 69, तो फिर 69 है ही नहीं ऑप्शन में। 69 तो ऑप्शन में है ही नहीं है, कुछ गड़बड़ किया है क्या? 8 पेड़ तो हमने सही किया है। 19 करोगे तो आपसे 5 अंक और कम हो जाएगा, और डाउन में चला जाएगा। क्या गड़बड़ किया? 1 मिनट देखने देना, क्या गड़बड़ किया जल्दी से बताओ, कोई गलती है तो कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, देखिए वैसे 69 हो सकता है, लेकिन
आपको भाई एक बात तो अपनी मर्जी से थोड़ी लिखना है, आपको इतना भी तो फोकस करना है कि आपको ये भी तो देखना है कि सर कि ए का मान कितना है 17 है, जबकि एक प्रॉपर्टी दे रखी है शुरुआत में जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि ए इंटू बी बराबर कितना है 357 है, जबकि ए का मान यहाँ कितना है 17 है। 17 से काटे 17 दूनी 34, 17 17, तो बी 21 आएगा, बी 21 आएगा ना कि 23, बी कितना आएगा 21। लेकिन इस सवाल को कभी ना कहीं कंफ्यूज सा कर रहा था थोड़ा सा। चलिए ए मेरा और बी मेरा और ये सी मेरा, ए कितना 17, बी 21 और ये 29। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ तो एक ही होगा, इसका मतलब को प्राइम फैक्टर को भी आप वेरीफाई करेगा, तो सभी को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा। अगर मैं से एक दे दूं 30, 50, 60, 67, कितना आएगा 67। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सवाल के अकॉर्डिंग। किसके सवाल के अकॉर्डिंग। अपनी मर्जी से नहीं लिखना है, अपनी मर्जी से हो सकता है थोड़ा सा झोल हो जाए, लेकिन एक तरीके से अगर ये साफ शब्दों में ये कहता है कि तीनों की तीनों भाज्य संख्याएं, उस केस में 69 आ जाता, उस केस में क्या आता 69 आ जाता। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 2457 है, सबसे बड़ा गुणज क्या होगा। अब पता नहीं 9 के यानी 9 है या 18 है या 27 है या 54 है या कुछ भी हो सकता है, 77 119 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या है, ऐसा स्पष्ट नहीं है। तो मैं ये कहूँ पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए क्रमागत संख्या क्या होती है, क्रमागत संख्या क्या होती है ये पता होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए पहली अगर एक है तो दूसरी क्या हो जाएगी x+1 और तीसरी क्या हो जाएगी x+2, एक और जोड़ दी, ये क्रमागत संख्या आ गई। ये क्या आ गई, क्रमागत संख्या आ गई। लेकिन ये कह रहा है कि 9 के गुणनफल, तो अगर 9 का गुणनफल करोगे तो सभी में 9 का गुणन कर दो और सभी का योग कितना है, तो 9x प्लस के 9x प्लस के 1 और प्लस 9x प्लस के 2, ये गुणनफल हो गया 9 के 3 गुणा के गुणजों का योग। ऐसा करने पर ये जो किसके बराबर 2457, किसके बराबर 2457। चलिए दोस्तों सॉल्व कीजिए, ये 9x आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 9x प्लस के 9, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस के 9 दूनी 18 बराबर में कितना 2457, किसके 2457 के। तो देखिए 9 1 2 और 3, 9 3 27x आ जाएगा प्लस 9 18 कितना आ जाएगा 27 बराबर कितना है 2700 सॉरी 2457, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 27x बराबर, ये बराबर में जाके माइनस हो जाएगा 2457 में से अगर आप 27 घटा दोगे तो 27x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 0.5 ये आ जाएगा। अरे ये बता दो 0.5 का आएगा, कुछ भी घटाओगे तो 0.3 243 आ जाएगा, नहीं 243। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या सबसे बड़ा गुणज, सबसे बड़ा गुणज यानी ये वाला गुणज, यही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 27x का मान जो आपको दे रखा है कितना दे रखा है, तो पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ये 243 3 से काटो, 3 निम 27, 3 8 24, 3 एकम 3, 9 से काटो 9 निम 81 कितना जाएगा 90। x का जो मान है कितना जाएगा 90, x का जो मान है कितना जाएगा 90। अब 90 को यहाँ रख देंगे तो 90 प्लस 2 कितना जाएगा 92, कितना जाएगा 92, तो 92 इंटू 92 इंटू कितना 9, तो कीजिए 9 दूनी 18, एक 9 निम 81 और एक 82 कितना 828। तो करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन नंबर C4 चोड़ल इज द करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर है क्या है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा सवाल है, मजा आ गया। चलिए अब ये सवाल है चेक कर पाओगे, चलिए हो जाएगा, डिजेंट मैटर। देखिए कभी भी अगर डीए का सवाल आता है थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। ये सवाल जितना देखने में आपको हार्ड लगता है, अभी तक जितने भी सवाल करा के आया हूँ, जो भी बच्चे मेरे से लगातार जुड़े हुए उन्हें ये पता होगी कि डीआई बहुत आसान कर देते सब। ठीक है दोस्तों,
बहुत आसान है, लेकिन आपको बस थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है परसेंटेज की और रेशियो की। पहले सवाल को एक बार पढ़िए, क्या कहता है। दी गई तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका विभिन्न वर्षों के लिए विभिन्न वस्तुओं को भारतीय निर्यात है मूल्यों को दर्शाती है। जैसे 2011, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016। ये 2021 होगा ना, क्योंकि 21, 20 इस तरीके से चल रहा है। वस्तुएं ये है, फल अनाज इस तरीके से। राशि इतने करोड़ में, यानी फल की बात करोगे तो 2021 में ये, 2020 में ये, 2019 में इस तरीके से सारी चीजें, ये चार्ट एक तरीके से दे रखा है। अब चलते हैं सवाल पे, मुझे पता नहीं क्या दे रखा है, लेकिन चलते सवाल पे। 2018 से 2020 की अवधि के लिए, 2018 से और 2020 की अवधि के लिए ये आईटी और रक्षा उत्पादों का वार्षिक औसत कहती है। आईटी, सॉरी, फलों फलों आईटी और रक्षा उत्पादकों का वार्षिक औसत क्या है करोड़ों में। फल फल आईटी और रक्षा उत्पादक, ये तीनों का, इन तीनों का कहां से कहां तक, इन तीनों का सर कहां से कहां तक, 2018 से लेकर 2022 तक। अगर फल की बात करोगे तो ये फल ये आ जाएगा, रक्षा उत्पादक की बात करोगे तो ये आ जाएगा, और इसकी बात करोगे तो ये आ जाएगा। इनका सम करो पहले, इनका अगर सम करोगे तो देखिए, इनका अगर सम करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 75। अगर फल की बात करो पहले मैं, फल की इधर ऐसे लिखता हूँ थोड़ा, है ना, अच्छा लगेगा आपको, समझने में आसानी होगी। अगर फल की बात करता हूँ 2018 से लेके 2020 तक, चलिए, तो 2018 से लेके 2020 तक तो कितना, 61, 70, 75, 61, 70 और 75। अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर, अगर आप इसे ऐड करोगे 7 और 7 14, 140, 140 और 6 200, 206, यहाँ से आ जाएगा 206 आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 206। अब आ जाओ आईटी पे। अगर आईटी की बात करेंगे, आप आईटी की बात करेंगे, आईटी में 2018 से लेकर 2020 तक, यानी 120, तो ये 120, तो 120 और ये 160। तो देखिए 100, 200, 300 हो गया, पहले ये सैकड़ा वाला जोड़ो, 100, 200, 300, और ये 20 और ये 60, कितना जाएगा, 380 आ जाएगा। इन सभी का सम कितना जाएगा, 380 आ जाएगा। अब आ जाओ रक्षा उत्पादन पे, तो 85, 80, 110। अगर रक्षा उत्पादन की बात करोगे तो रक्षा पे कितना है, 85, जो रेड रेड वाला 85 प्लस 110 प्लस 80। देख लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इसे ऐड करोगे तो देखिए, अगर आप इसे ऐड करोगे तो देखिए 8 8 16, 160, 160, 260, 270, 275, 275, ये आ जाएगा। इसका सम कितना आ जाएगा, 275 आ जाएगा। रिएक्शन कितना आएगा, 275। अब आपसे ये कह रहा है कि औसत निर्यात संयुक्त रूप से कितना होगा। अगर आप कितनी क्वांटिटी, 1 2 3, कितने लोग हैं, 3, सभी को जोड़ो, 6 और 5 11, हासिल लगा 1, 8 7 15, 16, हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8, 861। इससे अगर 861 करोड़ है ये प्रत्येक का, अगर एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए सर, 3 से काटिए तो 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 8 24, कितना बचा 3 7 31, यानी कि 287 करोड़ रुपए। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बताइए दोस्तों, डीआई के इस सवाल में किसी बच्चों को किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो जल्दी से बताइए। डीआई के इस सवाल में किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे ये दे रखा, मुझे पता नहीं क्या दे रखा, मुझसे ये देखना है कि पूछना क्या है। कभी भी अगर डीए का सवाल है तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि पूछा क्या है। बहुत आसान पड़ता है, इसमें 3 ही चैप्टर इंपोर्टेंट हो जाते हैं, एक तो परसेंटेज, एक रेशियो और एक एवरेज, बस। ठीक है, 3 चैप्टर की आपको नॉलेज है, आसानी से कर पाओ। चलिए, क्या कहता है, 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है। आवाज आ रही है मेरी? चलिए, यदि 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटी पूर्णांक के 2 गुने और इन 13 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक को जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त योगफल कितना होगा। 13 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल कितना है, 36 है।
देखिए 13 ऐसे पूर्णांक है जिनका एवरेज कितना है 36 है। तो अब ये कह रहा है क्रमागत, तो क्या मैं इसे बेसिक से करूं? नहीं ना, मैं बेसिक से नहीं जाऊंगा। आप क्या करेंगे, पहला ये है, दूसरा x+1 है, तीसरा x+2 है और चौथा x+3 है। इस तरीके से डॉट 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 x+12 आ जाएगा। राइट सर, यहाँ से आप निकालोगे, आपका निकल के आ जाएगा। पहले आप जोड़ोगे तो x 13x हो जाएगा, 13x प्लस के यहाँ से 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से डॉट डॉट 12 तक जाएगा। इनका सम कैसे निकालते हैं? तो देखिए SN निकालने के लिए आप क्या करते हैं, n/2 यानी कितने टर्म्स है, कितने 13 टर्म्स है अपॉन में फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म है। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, आप निकाल लेना। लेकिन मैं इसे बेसिक से नहीं जाऊँ, मैं थोड़ा सा स्मार्ट तरीका बताता हूँ। चलिए, टोटल ऐसे कितने नंबर है, ये 13 नंबर है। इसका मतलब ये क्या एक विषम संख्या है? क्या ये विषम संख्या है? इसका मतलब अगर ऐसे मैं ये लूं, इसका मैं एवरेज ये कहूं कि ये जो है 13 संख्या है, तो 13वीं संख्या जो है इसका एवरेज यहाँ 36 है। क्या है ये 36 है, कितना है 36 है। तो इसका मतलब 13 संख्या, 13 में से एक तो ये ले ली, तो बची कितनी 12, ये तो 6 इधर 1 2 3 4 5 6 और 6 उधर 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 कितनी होगी 12 हो गई, 6 और 6 कितनी हो गई 12 हो गई। तो इधर कितनी संख्या ली है आपने 6 संख्या, और इधर कितनी संख्या ली है 6 संख्या। कितनी संख्या ली है 6 संख्या। तो कभी भी याद रखना, अगर आपसे ये पूछे कि अगर सबसे छोटी संख्या निकालनी है, सबसे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो इसे एवरेज में से ये वैल्यू घटा देना, 36 में से ये 6 घटा देना, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, इसे 36 में 6 जोड़ देना। क्यों? तो पहले ये आएगा, 6 जोड़ोगे, फिर 6 जोड़ोगे, फिर 6 जोड़ोगे, फिर 6 जोड़ोगे, फिर 6 जोड़ोगे, इस तरीके से। तो 36 में 6 जोड़ देना, 6 नहीं मतलब 1 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो कितना आएगा 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। आपसे पूछेगा तो प्राप्त योगफल कितना होगा? छोटे पूर्णांक के 2 गुने को, अच्छा 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटा तो ये आ गया, तो ये कह रहा है इसे सबसे छोटे पूर्णांकों के 2 गुने को, 2 गुने को, 2 गुने को इन 13 पूर्णांकों में सबसे बड़े पूर्णांक से जोड़ दिया जाए। सबसे बड़ा तो ये जोड़ दिया जाए 42, तो कितना जाएगा 60 + 42 कितना जाएगा 102 आ जाएगा, कितना 102। तो करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन में A4 आता है। आप चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, लेकिन इतना मैं फर्जी तरीका आपको नहीं करा, केवल केवल कर सकता है। अगर विषम दे रखा है तो आपको इस तरीके से करना ही करना। ये दोस्तों चलिए देखिए, पाई चार्ट का बार बार सवाल आता है और मैं ये कहता हूँ कि ये सवाल पूछा ही जाता है, ये पूछा ही जाता है पाई चार्ट का सवाल। लेकिन आपको घबराने नहीं, बहुत आसान हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या दे रखा है, लेकिन ये इतना आसान सवाल है, यकीन मानिए मजा आ जाए। चलिए एक बार पढ़िए सवाल को। निम्नांकित पाई चार्ट, एक पाई चार्ट का सवाल और एक डीआई का सवाल, ये फिक्स है। 3-4 सवाल आते हैं और लेकिन बहुत आसान होते हैं। निम्नांकित पाई चार्ट एक पावर बैंक के निर्माण में किए गए व्यय को दर्शाता है। यानी ये क्या एक पावर बैंक है, क्या है पावर बैंक है, जिसमें आपका परिवहन या विनिर्माण से शुरुआत करो। विनिर्माण 30%, परिवहन 8%, प्रत्यक्ष सामग्री लागत 24%, प्रत्यक्ष श्रम लागत 28% और विज्ञापन 10%। जैसे ये पावर बैंक है, तो पावर बैंक में कुछ ना कुछ खर्चा लगेगा, लागत में लगा, फिर परिवहन पे लगा, प्रत्यक्ष सामग्री पे लगा, जैसे फर्नीचर लाए, प्रत्यक्ष श्रम मजदूरी पे लगा और विज्ञापन पर, यानी कि उसके एडवर्टाइजमेंट, इस तरीके से लगा। एक तरीके से बैंक है। आप कभी बैंक में जाओ तो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ मतलब परिवहन पर आने जाने में खर्चा लगता है, प्रत्यक्ष सामग्री जो फर्नीचर ऑलरेडी लगा हुआ है, प्रत्यक्ष श्रम यानी कि जो मजदूर कर रहे हैं उसके काम, विज्ञापन है उसका एडवर्टाइजमेंट, इस तरीके से पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर पूछे प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए, यदि 100 पावर बैंकों का निर्माण किया जाता है, कितने 100 पावर बैंकों का निर्माण किया जाता है और उनकी निर्माण लागत रुपए 50,000 रुपए है, यानी कि ये जो है 50,000 रुपए 100 पावर बैंक का निर्माण है,
तो एक पावर बैंक का विक्रय मूल्य कितना होगा चाहिए ताकि विनिर्माता को 50% का लाभ प्राप्त हो सके। तो देखिए, ये जो 50,000 रुपये है, ये जो 50,000 रुपये है, ये किसका मान है? ये 100 का मान है। किसका मान है? 100 का मान है। ठीक है, तो यहां से प्रत्येक का क्या निकल के आ जाएगा? लागत मूल्य निकल के आ जाएगी, ताकि निर्माता को 50% का लाभ हो। निर्माता को 50% का लाभ। 15 पंजे 75 नहीं, 5 से 15 25 25 या 75 होना चाहिए। बैंक का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ताकि निर्माता को 50% का लाभ हो। दोबारा से देखिए, यदि 100 पावर बैंकों का निर्माण किया जाता है और उनकी निर्माण लागत ये है, तो एक की बात करोगे तो कितना आ जाएगा? 500 रुपया आ जाएगा। ठीक है, सीपी है। एक की बात करो कितना है? सीपी है। तो ये पूरा का पूरा इसका 100 का हो गया। क्या इस पर 150% का लाभ कर दूं? तो 150 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पंजे 75, 750, 750 क्या जाएगा? 750। यदि 100 पावर बैंकों का निर्माण किया जाता है, अच्छा निर्माण यानी लागत, लागत। चलिए, अब मैं समझा इस सवाल को क्या कहना चाहता हूं। देखिए, ये क्या है? निर्माणी तो है, विनिर्माण या निर्माण बात तो एक ही है कि आपका जब ये है, ये 50,000 रुपये 100 का मान है, लेकिन ये भाई इसका भी तो 30 का, और ये 30% का भी तो है, लेकिन आपसे कह रहा है कि 50% का लाभ 150 बट्टे 100, 150 बट्टे 100। चलिए दोस्तों, देखिए दोबारा से देखिए कि ये जो 100 का मान है, ये मान के चलिए, तो एक का मान निकल के आ जाएगा, एक का मान निकल के आ जाएगा 50 500, लेकिन ऐसे 330 है। अब इस पे कह रहा है कि 150% यानी 150 बट्टे 100 का मान। तो देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो, 1 मिनट 1 मिनट, दोबारा से देखो यार, ये जो 50,000 रुपये है, ये 100 का मान है, एक तरीके से समझ, ये 100 का मान है, लेकिन एज ये जो 100 का मान है, वो 30% का क्या होता है? विनिर्माण, 30% परसेंट आइटम ऊपर क्या जाएगा? 100 आ जाएगा। ये क्या जाएगा? सीपी निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? सीपी एंड लागत मूल्य निकल के आ गया। लेकिन ये कह रहा है 150% का लाभ, तो अगर इस पर 150% का लाभ, तो 150 बट्टे 100। चलिए, तो ये सीपी किस में चेंज हो जाएगा? एसपी में। तो देखिए, इससे 100 से ये 100 कैंसिल आउट, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, इससे काटो 30 से कितनी बार? 5 बार, तो 55 में 25 कितना जाएगा? 250 रुपये। यानी कि उसका जो लागत मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो, कितना हुआ? 250। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन सवाल बहुत आसान, कुछ नहीं है। ये 100 पावर बैंकों का लागत मूल्य 50,000 रुपये। अगर लागत मूल्य ये है, तो 30% का मान ही है। किसका? 30% का मान है, तो ये हटाओगे तो ये क्या आएगा? सीपी आ जाएगा। सीपी आपको एसपीजी तो 150 बट्टे 100 का। ठीक है, चलिए, 45 78 117 का महत्तम समावर्त है। देखिए, एचसीएफ क्या होता है? या तो बैठ के निकालो कि 45, अभी मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, नहीं बेसिक से बताता, 117, तो पहले इनका अंतर अंतर से भी निकल आता है, पहले इसमें डिवाइड करो फिर इसमें डिवाइड करो, ऐसे। लेकिन मैं ये कहूँ कि महत्तम समावर्तक का मतलब क्या है? हाईएस्ट। मैं एक शब्द कहना चाह रहा हूँ, कभी भी याद रखना, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि ऐसे वह वैल्यू होती है इनमें से जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, इन तीनों को डिवाइड कर सके। अगर आप ये फोकस करोगे, तो एक बात बता दो, ये चार ऑप्शन में सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो क्या 9 से डिवाइड कर पाएगी? 9 से डिवाइड कर पाएगी? नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, इसका सीधा सा मतलब 9 तो नहीं हो सकती। फिर इन तीनों में बड़ी वैल्यू क्या है? 7। 7 से 45 डिवाइड होगा, कोई एक डिवाइड नहीं होगा, तो वो आंसर नहीं होगा। चलिए सर, ये भी नहीं। क्या 5 इसे डिवाइड करेगा? 5 इसे नहीं है, अब बचा क्या? 3। 3 इसे डिवाइड कर देगा, 3 इसे डिवाइड कर देगा, 3 इसे डिवाइड कर देगा, तो केवल ऑप्शन नंबर से इसका राइट। ये एग्जाम के तरीके होते हैं, ये एग्जाम के तरीके होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है।
तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। एक ऐसा सवाल जो एग्जामिनर का तो छोड़ो, पड़ोसियों का भी फेवरेट सवाल, और आपको इसके बेहतरीन सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऑलरेडी में सारे के सारे टाइप बनते हैं, सारे के सारे काटते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का कभी भी ऐसा सवाल आता है कि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर स्वयं की 16 गुनी कितने समय में होगी, कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी होगी। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आता तो कुछ नहीं, आपको ये देखना है कि 10 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी, यानी कि 10 साल में कितनी हो रही है, 2 गुनी। जबकि ये कह रहा है यहाँ कितने साल लगेंगे इसे 16 गुनी होने में, इसे 16 गुनी होने में, इसे 16 गुनी होने में। 10 साल में 2 गुनी हो रही है, तो कितने साल लगेंगे इसे 16 गुनी होने में। बेसिक से तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो ये भी 2 की पावर में होना चाहिए, तो 2 की पावर कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस पावर को पावर में बराबर करो, क्योंकि बेस बराबर 2 है, 2 है, तो ये भी पावर क्या है, ये इसका 4 गुना है, ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है। जब ये 4 गुना है तो सर जी ये भी 4 गुना कितना जाएगा, 40, कितना जाएगा, 40 साल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे पढ़ते हैं, ये जो पावर आती है बस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर, उनको ये नहीं पता है कि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया तो थोड़ा सा फंस जाएगा। पहली वाली बुक में सवाल दे रखे हैं ऐसे फंसने में, क्योंकि एक बच्चा तो ये सीख गया है कि जो पावर यहाँ आती है इस पावर का मल्टीप्लाई इसमें कर दो बस डायरेक्ट। उसको ये नहीं पता कि ये होगा कैसे, ठीक है, उसको ये नहीं पता है। तो गलती से सवाल थोड़ा सा, मान के चलो ये 3 दे दी पावर, ये 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 4 है, फिर कैसे करोगे ये बताओ। इस पावर 4 पे करोगे, बेकार हो जाएगा बेटा, हमेशा तुलना करके करते। चलिए चलिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई ये है। तो देखिए, एक समचतुर्भुज जो होता है, तो देखिए मैं बना देता हूँ। जैसे मान के चलिए समचतुर्भुज की यानी कि चारों की चारों भुजा के आपस में होती हैं बराबर, क्या होती है, बराबर। ये समचतुर्भुज एक तरीके से नहीं है, तो नहीं यकीन हो रहा है तो इसे छोड़ो, ऐसे समझो ये एक समचतुर्भुज है। अब तो पता है, अब तो लग रहा है ए बी सी और ये डी, ये इसका विकर्ण ये है और ये इसका विकर्ण ये है। तो समचतुर्भुज का जब एरिया आता है तो ये विकर्ण पे डिपेंड करता है, क्या करता है, विकर्ण पर डिपेंड करता है। ये विकर्ण D1 है और ये विकर्ण D2 है। एरिया क्या होता है सर, एरिया होता है सर समचतुर्भुज का 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी 1/2 विकर्णों का गुणनफल। एरिया क्या होता है, एरिया होता है, ये याद रखना। एक और होता है, अगर इसकी साइड निकालनी हो तो साइड निकालनी क्या करते हैं, 4a² बराबर में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, अगर इसकी साइड निकालनी, अगर आपको इसकी साइड निकालनी हो। पहला फॉर्मूला ये होता है कि अगर एरिया की बात करता है, एरिया का होता है 1 में D1 इंटू D2, और अगर साइड निकालनी है तो 4a², जैसे ये साइड निकालनी है तो समचतुर्भुज है तो चार भुजा आपस में क्या होगी, बराबर। तो 4a² बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, एरिया आपसे पूछा है 1 में D1, D1 कितना है 12 और D2 कितना है 15, 2 से काटे कितनी बार 6 बार, 15 6 90, इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इसका है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ साइड बता दो, तो D1 और D2 के मान रखना और इसे 4 से डिवाइड कर देना, आपका ए का मान आ जाएगा। ठीक है, आप बताना ए यानी साइड यहाँ कितनी होगी। ठीक है, कल को सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है। चलिए, एक ऐसा सवाल जो बच्चे को दूर दूर तक परेशान करता है, दूर दूर तक, पड़ोसियों को भी परेशान करेगा, अड़ोसियों को भी परेशान करेगा, तुमको भी परेशान करेगा। पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च निकटतम लगभग, तो जब लगभग वाला आ जाता है ना तो मुझे बड़ा मजा आता है, जो निम्नलिखित समीकरण प्रतिचिह्न के स्थान पर आए। चलिए, 125.99 माइनस के 35.92 प्लस के 3.89 इंटू 16.11, ये दे रखा। अब इस सवाल को कैसे करोगे आप ये बता दो मेरे को, एक मिनट देना। चलिए दोस्तों, एक फोन आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो सवाल दे रखा है 125 इंटू 99 माइनस के 35.92 प्लस के 3 इंटू 89 इंटू 16.11, ये दे रखा है। ये तो पता है कि इसमें से ये घटा लोगे,
लेकिन ये मल्टीप्लाई कैसे करोगे? एक बच्चा क्या करेगा, 3.89 मल्टीप्लाई करेगा 16.11 का इंटू मल्टीप्लाई, वो कर ही जा रहा है, ऐसे ऐसे कर ही जा रहा है। फिर उसके बाद घटाएगा, फिर जोड़ेगा, फिर जोड़ेगा, फिर घटाएगा, फिर जोड़ेगा, फिर घटाएगा। लेकिन कभी भी अगर ऐसा सवाल पूछा है और आपसे ये देखना लगभग में पूछा है, इसका मतलब आपको आंसर लाने से मतलब है। तो मैं ज्यादा सोच विचार नहीं करनी, आपको आंसर लाने से मतलब है बस। तो देखिए, अगर ये 125.9 है, लगभग लगभग किसके बराबर है, 126 के आसपास है ये। इसी तरीके से अगर ये 92 के आसपास है, यानी 50 से ऊपर है, तो ये 36 के आसपास है। तो मैं इसे उड़ा के मैं इसे 126 ले लेता हूँ, मैं इसे क्या लेता हूँ, 36 प्लस। अगर आप फोकस करोगे तो ये 4 के आसपास है, तो 4, और ये तो 16 ही है ऑलरेडी। अब मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है मैंने अपनी साइड से हटा दिए, तो 16 चौक 64, तो ये आ गया प्लस के। इसमें से करोगे तो 0, और ये कितना आ जाएगा, 12 में से ये 9 प्लस के। इससे करोगे तो 9 और 9 से 15 कितना, 154। तो जो 154 के आसपास होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का रहता है। बताइए सर, मजा आया कि नहीं आया? अच्छा लगा है तो अभी तक मैंने आपसे नहीं बोला है, जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा है तो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाने का यही फायदा है। और ये सवाल अब तक कम से कम चौथी बार आया है, ये छठा सेट है लेकिन चौथी बार आया है, इसका मतलब आएगा ही आएगा। मतलब ये सवाल नहीं से मिलता जुलता। अगर आप पिछले प्रैक्टिस सेट लगा के देखोगे, इस वीडियो को लास्ट में आ जाएंगे, स्क्रीन पर क्लिक करके सारे प्रैक्टिस सेट देख लेना। चलिए दोस्तों, अगर आप इस सवाल पर फोकस करो तो 144 प्लस के 0.169 माइनस के इस तरीके से दे रखा है। चलिए, ये 144 दे रखा है, 144 प्लस के अनरूट में 0.0169 माइनस के ये 4.41, ये कहीं ना कहीं ये रूट बाहर निकल जाएगा, लेकिन कैसे निकलेगा ये तो पता होना चाहिए आपको। तो देखिए, ये 144 अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो 144 को निकालोगे तो ये 12 आ जाएगा, ये तो पता है। लेकिन पॉइंट वाले केस में क्या करना है आपको, पॉइंट वाले केस में ऐसे करना है, पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 4, तो 4 4 है, 4। इसका मतलब यहाँ पे 169 बचा, 169 को निकालो कितना जाएगा, 13, और इस 10,000 को निकालोगे तो 2 जीरो निकल आएंगे, यानी 100 आ जाएगा केवल केवल माइनस के। इसी तरीके से यहाँ से पॉइंट हटाएंगे कितना जाएगा, 100 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आएगा कंप्लीट। तो ये 441 इसका होता है 21 का, और 100 का निकालोगे भाई कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, 100 को बाहर निकालो कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये 12 है प्लस के, इसे 100 से डिवाइड करो तो पॉइंट जो है 2 अंक लेफ्ट हैंड पे, अगर यहाँ पर तो यहाँ आ जाएगा 0.13। इसी तरीके से पॉइंट 1 अंक यहाँ आ जाएगा, यानी कि माइनस के 2.1। चलिए, अगर आप ऐड करोगे तो 12 पॉइंट से पहले 12 और 2 14, 14.1, और ये मेरा ये है 0.13, तो ये 3 2 और 14.23%, 14.23% करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिएगा सर क्या कहता है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी समीकरण का इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल ही रहा है। बताओ सर कैसे करोगे। चलिए, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बराबर 18 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बराबर कितना, 18 दे रखा, एक इक्वेशन ये दे रखी है। दूसरी, वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई बराबर कितना, 24 दे रखा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ, मैं अगर आपसे ये कहूँ, मैं आपसे ये कहूँ कि एक्स और वाई का मान निकल जाए आपके लिए, एक्स और वाई का मान आपको मिल जाए, तो बताइए सर कैसे करोगे इस सवाल को, जल्दी से बताइए कैसे करोगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों, मुझे ये दिख रहा है कि तीनों में एक्स, एक्स को मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ का बच्चा एक्स, यहाँ प्लस के वाई और यहाँ प्लस के वन, बराबर में कितना, 18। इसी तरीके से यहाँ मेरे को ये दिख रहा है तीनों में वाई कॉमन, तो वाई
यहाँ क्या बचेगा बाई प्लस के एक्स प्लस के 1 बराबर कितना 24, ये बचेगा। अगर आप इस चीज को नोट करेंगे कि देखिए एक्स प्लस बाई प्लस 1, एक्स प्लस बाई प्लस 1, इसका मतलब क्या है कि मैं या तो यहां से किसका मान उठा के रख दूं या फिर मैं इस वाले जैसे एक्स अपॉन में एक्स प्लस बाई प्लस के 1 बराबर में ये क्या 18, यानी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो। क्यों, मेरे को ये काटना है। तो बाई, अब मैं पास एक्स पर लेता हूँ, एक्स प्लस के बाई प्लस के 1, जिससे कि आपको काटने में जब ये बट्टी में गया तो ये भी बट्टी में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों आपको आसानी होगी। चलिए आपको एक साथ सूरत दिख रहा है तो कट जाएगा, तो यह एक्स अपॉन में बाई कितना आ जाएगा 18/24 आ जाएगा, 18/24 आ जाएगा। काटिए सर, कैसे काटिए, 6 थी 18 और 6 चौक 24। नहीं हुआ ये तो रेशियो आ जाएगा ना 18/24। आपसे एक्स प्लस वाई पूछ रहा है, आपसे एक्स प्लस वाई पूछ रहा है, तो फिर क्या तरीका हो सकता है, जल्दी से बताओ। आपसे एक्स प्लस वाई पूछ रहा है तो मैंने कहा एक्स वन बाई आएगा 18, ये 3 और ये 4, तो आपका एक्स और ये बाई, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, कितना आएगा 3 और 4। आपसे ये पूछ रहा है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4 और 3 7 आ जाएगा, लेकिन फिर आगे की वैल्यू क्या आएगी 6। एक मिनट देना, मैंने सही किया है ना, कुछ तो मैंने झोल किया है, एक मिनट देना। चलिए दोस्तों इस सवाल को ऐसे ना करके थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा क्या पूरा से चेंज करना है, क्योंकि रेशियो नहीं पूछा आपसे, एक्स प्लस वाई पूछा है। ये तो इनका रेशियो आ गया एक तरीके से, ये तो इनका रेशियो आ गया। रेशियो से मतलब थोड़ी है, एक्स प्लस वाई ये पूछा है, या तो क्या होगा 7 होगा या फिर 6 होगा, इस तरीके से। चलिए दोस्तों आप इस सवाल को ऐसे ना करके थोड़ा सा आप एक मिनट देना, क्योंकि अगर रेशियो पूछता और इनकी वैल्यू दे रखी तो किस तरीके से करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँ आपसे पूछा क्या है, मैं आपसे ये कहूँ आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा एक्स प्लस वाई, अगर मैं ये कहूँ कि ए है, कुल मिला के आप ये बता दो या तो एक्स प्लस वाई या ए बता दो। देखिए दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है कि अगर इस वाले समीकरण को और इस वाले समीकरण को यानी इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जोड़ दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को जोड़ दो, तो जोड़ो तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई क्या जाएगा 2xy, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर में, अगर आप जोड़ोगे देखिए 8 और 4 12 यानी कितना जाएगा 42 आ गया। आपको ये पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, तो ये क्या है एक फॉर्मूला आ गया एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, इसे जब तोड़ोगे तो यही मिल जाएगा, तो प्लस के एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 42, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 42, जबकि मैंने एक्स प्लस वाई बराबर क्या माना ए माना है। इसका मतलब क्या है ए स्क्वायर प्लस के ए और ये इधर ले आइए माइनस के 42 बराबर में जी। अब आपको ए का मान निकालना है, ए का मान निकल आएगा तो सीधे से एक्स प्लस वाई का मान निकल आएगा। अब ए का मान कैसे निकालते हैं, देखिए ए का मान निकालने के लिए या तो आप इस समीकरण को हल कीजिए, लेकिन मैं स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, इसके फैक्टर करोगे 7 6 42, क्या करोगे 7 6 42, लेकिन आपको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए 7 और 6 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। आपको एक लाना है, यहाँ पे क्या लाना एक, तो देखिए एक लाना है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू प्लस में होगी और ये किस में होगी माइनस में। क्यों, देखिए ये किस में होगी ये माइनस में, क्यों, तभी तो 7 में से 6 जाएगा तभी तो एक देगा। इतना कर लिया, इतना करने के बाद आपका जो कोफिशिएंट है ए स्क्वायर इससे डिवाइड करना, एक है तो एक से, बस
इसके बाद साइन चेंज कर देना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस के 6 और माइनस के 7, प्लस के 6 माइनस के 7, तो प्लस के 6 माइनस के 7। लेकिन एक बच्चा कहेगा थोड़ा सा समझ में कम आया, तुम ज़्यादा स्मार्ट बनने, हमको तो बेसिक से सिखा दो, हमको तो वही चीज़ आती है। चलिए आपको ये पता है कि इसके फैक्टर करोगे तो 442 आ जाएगा। आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस के 7 माइनस के 6 इंटू ए माइनस के 42 बराबर में 0। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 7a माइनस के 6a माइनस के 42 बराबर 0। इस समीकरण को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। चलिए ए स्क्वायर प्लस के 7a माइनस के 6a माइनस के 42 बराबर 0। तो पहले दो टर्म्स, आखिरी दो टर्म, इसमें से ए कॉमन ले लेना, ए प्लस 7 आ जाएगा। इसमें से माइनस 6 कॉमन ले लेना, ठीक है, ए प्लस के 7 आ जाएगा। एक कॉमन तो ये आ गया, बराबर में 0 है, ए प्लस के 7 आ जाएगा और एक आ जाएगा ए माइनस के 6। जबकि आपको ए का मान निकालना, ए का मान इससे निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 7 और इससे निकालोगे तो ए का मान कितना जाएगा, ये बराबर में जाएगा कितना देगा इससे। तो या तो आप इतना झमेला करके ये निकाल लो, या फिर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिलती है, जैसे ये दे रखी है ए स्क्वायर प्लस के ए माइनस के 42, ये दे रखा है, राइट सर। अब कभी भी याद रखना डायरेक्ट कैसे निकालोगे, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, इनके फैक्टर करने हैं, 7 और 6, राइट सर। क्यों, दोनों को आपको क्या चाहिए, एक ही चाहिए, तो ये प्लस की वैल्यू बड़ी होगी माइनस की, ये क्यों, 7 में से 6 जाए कितना देगा, एक ही देगा। ये तो समझ में आ गया ऐसे फैक्टर करने की, ये वैल्यू मिलनी चाहिए यहाँ पे। फिर आपको एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है इससे डिवाइड कर दिया, क्या एक है तो एक से डिवाइड कर दो होता तो 2 से डिवाइड करते। इतना करने के बाद सर आपको एक और काम करना है, बस साइन चेंज कर देना, अगर प्लस है तो क्या जाओ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या जाओ प्लस, तो ये ए के वैल्यू निकल के आ जाएंगे, एक प्लस के 6 और एक माइनस के 7, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा का ऑप्शन है। ये स्मार्ट तरीके होते हैं और ये तो आपको बचपन से आते हैं, ये तो आपको बचपन से आते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको। चलिए लाइट चल रही है, चली गई तो चल रही है। चलिए दोस्तों, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कोई गोला है, इसकी जो व्यास है ये कितनी है, डायमीटर 12 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगी, ये दूसरी बार कर दे कितना जाएगा। अभी कह रहा गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। चलिए दोस्तों, पाई मेरा सब में चल रहा है तो 4/3 पाई मेरा ऐसे ही रहेगा, आर क्यूब, ये ना क्यूब है, ये 6 को कितनी बार 3 बार, 1 6 2 6 और 3, 3 से काटे 3 दूनी 6, 12 36 36 दूनी 72 और 72 इंटू 4 और ये मेरा पाई है, 4 दूनी 8 7 चौक 28 288 पाई आ जाएगा, 288 पाई आ जाएगा ऑप्शन में। तो आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, जितने भी आपका क्या आता है मेंसुरेशन के जितने भी आपके टाइप है सारे के सारे फॉर्मूले याद करके जाना, उन्हीं में सवाल आ रहा है। चलिए दोस्तों, देखिए एज का ये सवाल आ गया, तो मैंने कहा था एज का सवाल आता ही आता है। चलिए, वर्ष 2000 में मोनू की आय उसकी बहन की आय की 3 गुनी है। वर्ष 2000 में, ये 2000 वर्ष, इसमें मोनू की आय उसकी बहन यानी सिस्टर की आय की 3 गुनी, एक है तो एक नहीं 3 गुनी है। अगर ये एक है तो ये कितनी गुनी है, अगर ये एक है तो कितनी गुनी है, 3 गुनी है। 2010 में उसकी आय बहन की आय से 24 वर्ष अधिक है, यानी यहाँ से जैसे 2010 में आया, 2010 में आया उसकी आय यह 24 वर्ष अधिक है, 24 वर्ष अधिक है। मैं आपसे सब पूछना चाह रहा हूँ कि आज क्या है 2025 है, ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरी है 25 वर्ष है, मेरी बहन की है 20 वर्ष, तो मैं अपनी बहन से कितना बढ़ाऊँ, 5 वर्ष बढ़ाऊँ, राइट सर। अब मैं आपसे ये कहूँ कि 2050 में, तो एक बात बता दो, जैसे मान के चलिए मेरी बहन की आयु 20 है और ये मेरी 25 है, ये आपकी बहन है या आप है, ये 25 है और ये कितनी 20 है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 5 का। 2025 में मैं आपसे ये कहूँ यहाँ से 5 साल बाद,
तो यहाँ से 5 साल अगर इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30, और इसमें 5 साल जोड़ो कितना हो जाएगा 25। अब भी डिफरेंस कितने करेगा 5 का। मैं ये कहूँ और 5 साल जोड़ दो, 10 साल जोड़ दो, और 5 साल जोड़ दो, कितना आ जाएगा ये 35, और ये कितना आ जाएगा 30। यानी कुल मिला के सब साफ शब्दों में ये कहना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस हम दोनों के बीच में तो बराबर रहेगा, हम दोनों के बीच में डिफरेंस तो बराबर रहेगा एज का। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो डिफरेंस यहाँ 2000 में था वही डिफरेंस यहाँ 2010 में था। इसका मतलब ये 24 वर्ष अधिक कहीं भी ले जाओ ये 24 साल का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, ये 24 साल का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये इससे बड़ा है कितना 2, तो ये 2 बड़ा नहीं है, सवाल में कितना है 24 बड़ा है। ठीक है, तो ये कितने गुना, इससे काटेंगे तो कितनी बार 12 बार, ये कितने गुना 12 गुना। जब ये 12 गुना है आपसे ये भी 12 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 36, और ये भी 12 गुना कितना है 12। लेकिन ये कह रहा है कि 2010 में मोनू क्या है, तो ये तो 2000 में है, ये किस में, ये किस में, ये 2000 में, ये किस में 2000 में, लेकिन 2010 की बात कर रहा है। इसका मतलब 10 साल बाद, अगर ये 2000 में है तो ये 10 साल बाद, तो 10 और इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना जाएगा 40 साल का मौन होगा। कितने का होगा 40 साल का मौन होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एज एक ऐसा टॉपिक है जो आना ही आना है, इसलिए कह रहा हूँ एज का वीडियो डाल रखे मैंने, 7 वीडियो डाल रखे, किसी बच्चे को कोई समस्या आती है एज जरूर पढ़ के जाना है आप। ठीक है, चलिए ये तो नॉर्मल सवाल है, ये आपके लिए HW देता हूँ, और आप इसका सभी बच्चे कमेंट में आंसर दें, कमेंट में सभी बच्चे आंसर देंगे, कुछ नहीं बेसिक का सवाल दे दिया। चलिए हाँ, देखिए द्विघात समीकरण, मैंने क्या बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल आना ही आना। जैसे मैं आपके लिए कंडीशन देता हूँ, मैं बार बार बता चुका हूँ, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण होता है, इसी से तुलना करते हैं। अगर ये a की बात करोगे तो ये b है, x के साथ कोएफिशिएंट होता है b, और ये केवल c है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा की बात करूं, मूलों का योगफल क्या होता है, तो मूलों का योगफल आप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस के बी, माइनस लगा लेंगे बी अपॉन में ए। और अगर मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो ये क्या होता है सी अपॉन में ए। ये इतना सा केस होता है, मैं ये कह रहा था कि इस पे सवाल आना ही आना है। देखिए आ गया। अब सर ये दे रखा है 6 माइनस के 5x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 0, तो क्या इससे तुलना कैसे करोगे, तो देखिए माइनस के 5x स्क्वायर आगे ले लो, तो माइनस के 8x है, और ये प्लस के 6 इक्वल टू 0, ये ले लो। राइट सर, ये ले लिया। अब इससे तुलना करोगे आप, अगर इससे तुलना करोगे एक्स स्क्वायर के साथ ये कोएफिशिएंट है ए, तो ये मान ए का है, और ये मान बी का है, और ये मान किसका है सी का है, क्योंकि इस समीकरण से हमने तुलना कर दी, इस समीकरण से आपने क्या कर दी तुलना कर दी। जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है वो ए का मान होता है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है वो किसका होता है बी का होता है। अब चाहे चिन्ह सहित तो ये माइनस आए चिन्ह सहित आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस है चिन्ह सहित आएगा। मूलों का गुणनफल पूछा है आपसे, कह रहा है सर एल्फा इंटू बीटा बता दो, एक होता है सी अपॉन में ए होता है, जबकि आज मेरे पास ये कितना है प्लस के 6 चिन्ह सहित लेना है अपॉन में, ए कितना है ए माइनस के 5, कितना माइनस के 5, इसका जो मान है वो प्लस के 6/5, और ये माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस के 6/5 ही हो जाएगा, माइनस के 6/5 होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बता दो मूलों का गुणनफल क्या होगा, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, मूलों का गुणनफल और योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, अगर आप इस सवाल पे फोकस करोगे तो देखिए ये सवाल आपको देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन ये बढ़िया सवाल है, आप करो एक बार आपको लग जाएगा कहाँ सब। जैसे ये दे रखा है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -2 प्लस 3 की पावर -1, और ये इंटू 7 27। देखिए 3 की पावर, जैसे 1 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 3 की पावर 0 भी क्या होता है, यानी कि किसी की पावर 0 तो वो 1 ही है, यहाँ से 1 आ जाएगा, और इसे लिख सकता हूँ मैं 1/3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, क्योंकि नीचे लाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9, सीधे कर देता हूँ, और ये करूँगा तो 1/3 आ जाएगा, और ये मेरा क्या चल रहा है 27।
एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर 1 है तो ये 9 आ जाएगा, प्लस 1, 3 से काटो, 3 से काटो, कितनी हो जाएगा, 3 बार, इंटू क्या है, 27। 9 3 12 और एक 13 बट्टे 9, इंटू क्या है, 27। 9 से काटे, 9 थी 27 और 13 थी 39, कितना आया, 39 इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सवाल हो जाएगा, मतलब बहुत स्लो चल रहे हैं हम। 1 2 3 4, 4 सवाल रहेगा, 4 में से ये क्या है। चलिए मैं सवाल को अगले सेट में ले लूंगा, अच्छा सवाल है, पहले वो सवाल बता दो, तो बताने में समय लगेगा। इस सवाल को भी मैं 2 सवाल अगले सेट में ले लूंगा, है ना, अपनी साइड से मुझे बता देना। चलिए इसे देखिए, क्योंकि ये सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, इसे देखिए। एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ पाता है। मैंने ये बताया था, कभी भी याद रखना कि इतने परसेंट का डिस्काउंट देने के बाद फिर भी इतने परसेंट का लाभ कमाता है। तो ये बता दो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न बनता है तो मैंने कहा था सीपी रेशियो एसपी लिखना है। तो सर ये होता है सीपी रेशियो एमपी लिखना है, गलत कर दिया मैंने, सीपी रेशियो एमपी करना है। मैं बता चुका हूँ, पी मेरा कॉमन है तो क्या करेंगे सीएम। तो सर ये होता क्या, ये 100 माइनस के डिस्काउंट, मैं करा चुका हूँ सवाल को, मैंने ये कहा था सवाल आता ही आता है 100 प्लस के प्रॉफिट पर। सर पता नहीं क्या लिख दिया, कुछ नहीं करना है, अगर सीपी निकालना है तो जो डिस्काउंट दे रखा है उसे 100 में से घटा दो, इसमें से ये 30 घटा दो, बस 100 में से 30 घटा कितना देगा, 70 दे देगा। और प्रॉफिट को जोड़ दो, कितना है, 10%, तो कितना है, 110%। चलिए सर, 1 0 से 1 0, यहाँ से 7 और ये 11 आ गया, ये सीपी है, ये एमपी, कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज 4 अधिक है, कितने पर, 7 पर, इंटू 100, 14 चौका 56, तो 4/7 क्या होता है, 57 सही, 1/7%, या फिर और क्या लिख सकते हैं, 57.14 ये लिख, 57, इसे 400 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है दोस्तों। चलिए ये प्रश्न देखिए, एक धनराशि को 4 सदस्यों ए बी सी डी के बीच इतने अनुपात में बांटा जाता है। सी और डी को से 4 सदस्य ए बी और ये सी और ये डी, ये 4 है और ये 7 है और ये 9 है और ये 3 है। ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है, ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है। आवाज आ रही है, आवाज का विशेष ध्यान रखना आप। देखिए ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है, यदि सी और डी से, यदि सी को डी से 720 रुपये अधिक मिले, यदि सी को इस डी से, तो यहाँ कितना अधिक मिल रहा है, 6 अधिक मिल रहा है, जबकि सवाल में कह रहा है 720 रुपये, तो ये किसके बराबर 720 के, ये इसके बराबर 720 के। चलिए इससे काटोगे तो कितनी बार, 12×72 120 बार, जितनी बार कटता है उतनी गुना हो जाता है 120 गुना। अब आपसे कह रहा है डी का हिस्सा, तो डी तो ये है, जब 120 गुना तो ये भी 120 गुना, 36 करा 360, ऑप्शन तो दे नहीं रखा, कितना और 360, तो मान के चलिए यही ऑप्शन है 360, ठीक है 360। इसका मतलब यह है कि आपसे डी पूछ रहा है, आपसे अगर मैं ए पूछूं तो जब 120 होना तो ये भी 120 होना, ये भी 120 होना, ये भी 120 होना। हो सकता है किन्हीं का जोड़ पूछ ले, जैसे इन दोनों का सम पूछ ले, 7 और 4 11, तो 11 इंटू 120, अंतर पूछ ले तो अंतर कितने का, 3 का, कितने का, 3 का, तो 3 इंटू 120। आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, इसी सवाल को इधर से उधर घुमाता फिरता रहेगा। चलिए एक ये सवाल है, लास्ट है। चलिए चलिए इस सवाल को कैसे करोगे, देखिए टाइम एंड स्पीड का सवाल आता है, 2 सवाल मैंने होल्ड पे कर दिया, मैं उन्हें कराऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, अगले सेट में ले लूंगा। एक साइकिल, क्योंकि मुझे थोड़ा गले में बोलने में परेशानी हो रही है, दुख रहा है, तो मैं सोचा उनको समय लगेगा तो मैं बाद में बना। एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। ये क्या डिस्टेंस है और ये क्या है, समय है। इसका मतलब क्या है कि साइकिल की कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। जबकि डिस्टेंस की बात करोगे तो कितना, 2.5 किलोमीटर, यूनिट सहित लिखना, अपॉन में टाइम कितना है
ठीक है, 4 मिनट और प्लस 10 सेकंड। लेकिन आप अगर आप फोकस करोगे तो ऑप्शन किस में दे रखा है, मिनट। इसका मतलब सारे की सारी यूनिट किस में होनी चाहिए, मिनट में। ये तो मिनट में दे रखा है, इसे मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या करोगे, डिवाइड। तो ये सेकंड जो किस में चेंज हो जाएगी, मिनट में। इसमें चेंज हो जाएगी मिनट में। तो चौक 24 और 25/6 मिनट, ये आ जाएगा समय, 25/6 मिनट। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 25/6 मिनट, राइट सर, 25/6 मिनट। तो ये मेरा 6 उठ के यहाँ से ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 से काटे तो 25 से कम 25, और एक पॉइंट है तो पॉइंट एक है, इसका मतलब क्या है, 0.1 आ जाएगा। स्पीड बराबर करने जाएगी 0.6 किलोमीटर प्रति मिनट आ जाएगी, प्रति मिनट आ जाएगी, किलोमीटर प्रति मिनट आ जाएगी, प्रति मिनट। अब ये कह रहा है समान चाल से 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। यानी कि चाल यही है। तो अब आपसे पूछ रहा है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यानी कि 6 किलोमीटर की दूरी को, इस 6 किलोमीटर की दूरी को इस स्पीड से ही चले, इसी वाली स्पीड से ही चले, तो 0.6 किलोमीटर प्रति मिनट, मिनट को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा मिनट। यूनिट में 7 लेके चल रहा हूँ, किलोमीटर से किलोमीटर देखना, इसलिए मैं 7 लेके चल रहा हूँ। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, मिनट ही बचेगा। इसे पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 60/6 आ जाएगा। इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 10 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 डायनेमिक है। करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन नंबर डी। अब 2 सवाल रह रहे हैं, 2 को करा दूं या फिर अगली क्लास में कराऊं। एक ये सवाल है और एक ये सवाल है। देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल, ये भी 2000 रुपये का कागज शोरूम ले जाने पर 10% खर्च करना पड़ता है शोरूम से। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ सवाल में कि 2000 रुपये लागत है, लेकिन कारखाने के शोरूम तक ले जाने पर 10% क्या करता है, बराबर खर्च करता है। तो इस 2000 का, इस अगर 2000 का आप 10% करोगे तो 10/100, कितना जाएगा, 200 रुपये क्या करता है, खर्च करता है। तो 2000 में ये 200 जुड़ जाएगा, कितना जाएगा, 2200 आ जाएगा। तो ये 2200 टोटल आ गया। शोरूम में वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पाद और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक है। यानी कि इससे 15% अधिक है। महेश शोरूम से उत्पादों को किसी मूल्य पर बेचना चाहता है, ये कुल मिला के 15% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। इस 2200 पर 15% यानी 115/100 ये चाहता है वो। चलिए मैंने बता ही दिया। अब क्या रहेगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा। देखिए 2 0 से 2 0, और इसे काटोगे तो 11 × 2 है। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 230 × 11। 0 करोगे 11 33, 3 11 दूनी 22 और 3 कितना 25, तो क्या 2530। बड़ा सवाल छोटा धमाका, ठीक है, बड़ा सवाल छोटा सॉल्यूशन। एक सवाल रह गया, चलिए मैं इसको बता दूंगा, समय लगेगा इस सवाल में, आप ट्राई करना इस सवाल को। बहुत आसान प्रश्न है, अच्छा सवाल है। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए। देखिए दोस्तों, अब मैं आपसे एक विनती कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि देखिए बेटा एक मेरा छोटा सा चैनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो सभी लोगों से मेरी गुजारिश है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और कमेंट जरूर करना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को आप कहाँ से और किस जगह से देख रहे हैं। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।